हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं एमपीसी 005 के जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जो इजी नोट्स आपने जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए लिए हैं उन सभी नोट्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रॉपरली अवेलेबल है। 6 वीडियोस तक आप कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ और टॉपिक जो आपको अपडेट करके दिए गए हैं जून 2025 के इजी नोट्स में, उसका ये लास्ट पार्ट है जो इसी प्लेलिस्ट में आपको आगे मिलेगा एज अ 7th वीडियो। क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो अप्रोचेस टू डिस्कोर्स एनालिसिस वो लास्ट टॉपिक है जो आप यहाँ 6th वीडियो में लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। ओके, तो इसके आगे की कुछ टॉपिक्स है 28 से हम स्टार्ट करेंगे और इस एक ही वीडियो में वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मैं आ जाती हूँ पेज नंबर 49 पर। हमें 49 पेज नंबर पे पहुंचना है क्योंकि वहीं पर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको ऐड किया गया है आपके नोट्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च, तो पहले आप बताएंगे कि गुड रिसर्च क्या होती है। एक गुड रिसर्च वो होती है that must adhere to several important criteria to ensure its validity, reliability and relevance। कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि जो जो जब भी हम किसी गुड रिसर्च के बारे में बात करते हैं और उसके क्राइटेरिया की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो इट शुड हैव अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट होती है क्लियर फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन से, जिसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं रिसर्च में, जब तक हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, आगे हम बढ़ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दिस हेल्प्स टू नैरो द स्कोप एंड गाइड द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका टॉपिक क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे किसी और चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, मुझे उस टॉपिक पर ही फोकस करते हुए चलना है। बात आती है कि क्या क्या हम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। जो रिसर्च डिजाइन है वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया जाना चाहिए। वो रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स दे सके, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो। जो मेथड है वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उसके नॉर्म्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अगर हम देखें तो कंट्रोल एनवायरमेंट पर साइकोलॉजी में ऑफ्टन रिलाई ऑन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, while ऑब्जर्वेशन स्टडीज माइट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड सेटिंग। तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम किन किन चीज़ों को कर पाएंगे, ये सब कुछ सोचते हुए शुरुआत से ही हमें चलना चाहिए। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ कोर्स होनी चाहिए किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च में। एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है और वो उस दिन से ही एथिक्स को फॉलो करना स्टार्ट हो जाता है जहाँ से हम रिसर्च के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए लेटर ऑन, और उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। डेटा एनालिसिस, गुड रिसर्च इंक्लूड्स रोबस्ट डेटा एनालिसिस मेथड्स यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज। ऐसा नहीं है कि हमने जहां पर क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया है वहां हम अपने हिसाब से रिजल्ट बना के दे दें, वहां प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। इसी के साथ मैं एक चीज और आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट चूज करते हैं, दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि जब आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना होता है। एक वजह ये भी है, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपका पेपर 5 और 6 क्लियर होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये रिसर्च मैथड से रिलेटेड चीजें हैं। 5th का भी आपको उसमें यूज करना होता है, 6th का भी यूज करना होता है। तो अगर आप उसमें क्लियर ही नहीं कर पाए हैं तो फिर आप कैसे रिसर्च कर शुरू कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको रिसर्च के लिए यानी सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट के लिए 5th और 6th पेपर क्लियर करना इसीलिए जरूरी होता है। और इसी के साथ में आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि अगर आपको लगता है कि आप स्टैटिस्टिकल में बहुत ज्यादा वीक हैं, नहीं चीजों को कर पा रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट मत ऑप्ट कीजिए, इसीलिए ये सजेशन दिया जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे कि डेटा को एनालाइज करने की जरूरत पड़ सकती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, और अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो दूसरे मेथड्स के थ्रू तो वो हम करेंगे। Replicability, a good research study should be replicable, meaning that other researchers can follow the same procedure and obtain similar result। यानी कि हमने जब एक कोई प्रोडक्ट बना दिया है, रिसर्च के बाद भी हम कोई ना कोई चीज तो क्रिएट करते ही हैं, तो वो यूज में आनी चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए बन के खत्म हो गई, नहीं, उसका आगे फर्दर एप्लीकेशन होना चाहिए। रिसर्च जो हम साइकोलॉजी में करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे क्योंकि साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर फोकस होता है, तो ह्यूमन का बिहेवियर हो गया, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, उसमें रिसर्च जो होती है वो हमें हेल्प करती है थ्योरीज डेवलप करने में। ये जितनी भी थ्योरीज आज आप सोशल साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, या फिर ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, इन सब पर पहले रिसर्च ही तो हुई थी, कहीं तो वर्क स्टार्ट हुआ था, और वो वर्क स्टार्ट होकर आज हमारे सामने थ्योरी की फॉर्म में है।
डिफरेंट मेथड्स की फॉर्म में है। हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ कर लो या सीबीटी का यूज़ किया जाता है डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक की तरह से। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? कभी तो उनके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड्स रहे होंगे, स्टोरीज रही होंगी, जो आज आप रिसर्च के बाद आज आपको एक रिजल्ट के फॉर्म में दिख रही है। प्रिडिक्ट आउटकम, रिसर्च मेथड्स की हेल्प से हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं कि अगर हम कोई भी जो डेटा लेके चल रहे हैं उससे क्या पॉसिबिलिटी आगे रहेगी, ये भी हमें हेल्प मिलती है। इंटरवीन एंड इम्प्रूव वेलबींग, वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च इज टू डेवलप इंटरवेंशंस जिससे मेंटल हेल्थ और वेलबींग इंप्रूव हो सके। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर पर करना ही एक अकेली चीज नहीं है, वेलबींग को इम्प्रूव करना भी यहाँ से एक चीज रहती है, क्योंकि साइकोलॉजी में आप देखते हैं कि ये सब चीजें हम इसीलिए पढ़ते हैं। जनरलाइज फाइंडिंग्स, अगेन वही बात पर मैं आ जाऊंगी कि जो भी हमने फाइंडिंग्स क्रिएट की हैं उनका जनरलाइजेशन हो पाए, वो औरों के भी काम आ पाए। इन्फॉर्म पब्लिक पॉलिसी, रिसर्च इन साइकोलॉजी हेल्प शेप पॉलिसी सच एज दोज रिलेटेड टू एजुकेशन, क्रिमिनल जस्टिस, मेंटल हेल्थ केयर। जो भी इससे रिजल्ट्स बन के आते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वहाँ पे जो भी लर्निंग की थ्योरीज निकल कर आई बिहेवियरिज्म से, उन सबका एप्लीकेशन स्कूल में किया जाता है। जो बच्चों के लिए रिसर्च हुई है उनका एप्लीकेशन एकेडमिक लेवल पे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसी से निकल कर आई हैं। रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी में? नॉलेज को एडवांस करने में हेल्प करती है, न्यू नॉलेज को जनरेट करती है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करती है, नए इंटरवेंशन डिफाइन करती है। जैसे पहले कॉग्निटिव थेरेपी भी थी और बिहेवियर थेरेपी भी थी, लेकिन कंबाइन हुई दोनों क्योंकि दोनों के ही इफेक्ट्स जो थे वो बेनिफिशियल थे, तो दोनों मिलकर आई तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल बन गई, तो कंबाइन भी करती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं रिसर्च करते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और इंटरवेंशंस पर रिलाई करते हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने कोई हाइपोथेटिकल सोचा और उसको थॉट बना दिया तो वो यूज में आ जाएगा, नहीं। एनहांसिंग सोसाइटल वेलबींग, सोसाइटी की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए ऑफकोर्स होती हैं, और यहाँ पे साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी होती है। ये जो हमने बात कही है उसको दो तरीके से लिख दिया गया है, पर बात एक ही है कि रिसर्च जो होती है उनमें साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं वहाँ पे साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि साइकोलॉजी की रिसर्च को हम कह दें कि ये बस ऐसा ही है, हमारा एक थॉट है। ओके, तो गुड रिसर्च के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, एग्जामिनेशन में अगर आती हैं तो पहले भी आपने रिसर्च के बारे में पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। आते हैं इस टॉपिक पे जो 10 मार्कर में भी पूछा गया है, टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट। सबसे पहले टाइप की बात करेंगे। सर्वे रिसर्च तो सब जानते हैं कि सर्वे रिसर्च में हम डिफरेंट टाइप के सर्वेज लेते हैं, कौन कौन से सर्वेज यूज करते हैं सब हमने जाना है, लेकिन सर्वे रिसर्च किस किस टाइप की होती है अब ये हमें पढ़ना है। सर्वे रिसर्च इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर एटीट्यूड, बिलीव, बिहेवियर। किसी भी चीज़ को लेकर हम सर्वे कर सकते हैं और जो उससे हमें डेटा गैदर होकर मिलता है वो हमारे सर्वे रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसकी हेल्प से ही रिसर्च होती है। सोशल साइंस में, मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा सर्वे रिसर्च का यूज़ होता है। सोशल वर्ल्ड में ही सर्वे रिसर्च ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि सर्वे करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच जाएंगे, तो लोगों के बीच जब जाएंगे तो सोशल साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली उसकी एक टर्मिनोलॉजी बन जाती है। सर्वे रिसर्च की टाइप्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव सर्वेज होते हैं। कई बार सर्वेज जो होते हैं वो वन ऑन वर्ड पे नहीं लिए जाते, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। दीज सर्वेज आर डिजाइन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। दे टिपिकली सीक टू अंडरस्टैंड द व्हाट ऑफ अ फिनोमेना सच एज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, पब्लिक ओपिनियन, डेमोग्राफिक पैटर्न। तो ये होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी स्टोर में हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए, उसमें फीडबैक फॉर्म में कुछ डिस्क्रिप्टिव में हमें डिटेलिंग में लिखना होता है, तो वो ये एक टाइप है। Analytical survey, these surveys go beyond more description and are used to explore relationship between variables. An analytical survey might examine how socioeconomic status correlate with attitude toward climate change. Analytical surveys often require statistical method to analyze. Analytical survey जैसा कि नाम है, कुछ एनालाइज करने के लिए होते हैं कि किसी एक चीज का दूसरी चीज पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये मार्केटिंग की फील्ड में भी हो सकते हैं कि इस तरीके का एनालिटिकल सर्वे किया जाए कि जो भी कस्टमर हमारे आते हैं उनमें से कितने लोग होते हैं जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किस प्रोडक्ट को वो क्रिटिसाइज करते हैं, किसमें किसको वो लेना तो चाहते हैं लेकिन प्राइस की वजह से नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है और इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है क्योंकि कोरिलेशन आ जाता है। एक्सप्लोरेटरी सर्वे, दीज सर्वेज आर कंडक्टेड टू एक्सप्लोर अ टॉपिक और प्रॉब्लम वेयर लिटिल प्रायर नॉलेज एग्जिस्ट। Exploratory survey help researchers identify pattern, generate hypothesis। और एक्सप्लोरेटरी सर्वे वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो हम दुनिया के सामने उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाकर दिखाते हैं। ऐसी चीज़ें जिन पर ज़्यादा फोकस नहीं गया है, ये बड़े से बड़े टॉपिक से छोटी बात पर भी हो सकती है। किसी एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है,
तो ऐसा कुछ भी जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो एक्सप्लोरेटरी सर्वे के अंदर आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, these surveys track the same individual over a long period, often to observe changes or trends over time. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर एक लंबे टाइम में कितना चेंज हुआ है, तो उस चेंज को मेजर किया जाता है। जबकि क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि डेटा हम किसी भी एक सिंगल टाइम में पॉपुलेशन से डेटा लेते हैं और उसी टाइम में हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें वेरिएशन दिख रही हैं, एक ही टाइम के अंदर होता है। सर्वे रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम सर्वे करेंगे तो वही बात है, हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो पहला स्टेप वही हो जाएगा। फिर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम सर्वे को डिजाइन करेंगे। अब डिजाइनिंग में क्या क्या होगा? टाइप ऑफ सर्वे सेलेक्ट करेंगे, मेथड यूज करेंगे, फॉर्मेट यूज करेंगे कि कौन सा हम फॉर्मेट यूज करना चाह रहे हैं, कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन डालना चाह रहे हैं या फिर मल्टीपल चॉइस लेना चाह रहे हैं, लिकर्ट स्केल यूज करना चाह रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, वो सब सर्वे का डिजाइनिंग हम करेंगे। उसके बाद हम सैंपल को डिसाइड करेंगे। ये सैंपल का मतलब हो गया किस पर हम करना चाह रहे हैं, राइट। Determining the sample is crucial for survey research. The sample should represent the larger population from which it is drawn. जब हम 30 लोग ले रहे हैं तो वो 300 में से होने चाहिए। इस तरीके से हम एक बड़े सैंपल को यहाँ पर लेते हैं। सैम्पलिंग रैंडम भी हो सकती है या फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी हो सकती है, हम अपनी सुविधा से भी कर सकते हैं, और जिसमें हर एक को चांस इक्वल मिले या ना मिले, इस हमें देखना होगा। इसके बाद हम जो भी हमने सैंपल लिया है उससे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी उनके ऊपर अपने टेस्ट अप्लाई करना शुरू करते हैं और उनसे सर्वे से डेटा लेते हैं। जब डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब एनालिसिस में होगा, अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म आ रही है स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे, और अगर नहीं है तो दूसरे तरीके से देखेंगे। लास्ट में उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि देखेंगे कि क्या हमें आउटकम मिला, और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे कि शुरुआत में जो चीज़ें हमने ली थी वो एंड तक आते आते किस तरह से हो पा रही हैं। तो ऐसे हम कंक्लूड कर देते हैं कि जो सर्वे रिसर्च होते हैं वैल्यूएबल टूल है ऑफ कोर्स, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन से हम डेटा ले सकते हैं इसमें। क्योंकि जब हम एसएमएस के थ्रू या टेलीफोनिक थ्रू से लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, इसमें कम टाइम में ज़्यादा डेटा लिया जा सकता है। ये टॉपिक है, इंडेक्स में मिसिंग हो सकता है लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पूछा गया है क्वेश्चन आपसे 6 मार्कर में, तो इसको समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। वो रिसर्च होती है जो किसी भी टॉपिक की क्वालिटी पे बात करती है, क्वांटिटी पे नहीं करती, क्वालिटी पे बात करती है। तो ये किसी भी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में जाके स्टडी करती है, उसके फिनोमिना को, और क्या क्या उसका मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब हर चीज़ को डिटेलिंग में करती है। क्वालिटेटिव है ये। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज इन सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल फिनोमिना। कई सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप हैं, तो एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपसे 3 मार्कर में सेक्शन सी में पूछ लिया जाए तो आप करके आ पाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजी एम्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें परसीव करी हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके, उन पर बेस्ड जब हम रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इन डेप्थ उसमें जाते हैं। तो उसके लिए हम इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं और किसी भी फिनोमिना के बारे में, जैसे किसी पर्सन ने अपनी इलनेस से सफ़र किया है तो किस तरीके की कोपिंग स्ट्रेटजीज उसने यूज़ करी, इन सब चीज़ों पर बात करते हुए हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी ये इन्वॉल्व होती है जब हम फील्ड पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर्स गैदर क्वालिटेटिव डेटा थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेड एंड देन एनालाइज इट टू बिल्ड थ्योरीज एंड एक्सप्लेन द पैटर्न ऑब्जर्व। ग्राउंडेड थ्योरी को आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने वहाँ पे, तो आपको पता है कि इसमें हम बहुत सारा जो डेटा कलेक्शन करते हैं और फील्ड में जाकर हम वर्क करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं। एथनोग्राफी मेनली कल्चर से जुड़ी होती है कि जब हम डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज़ के बारे में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं इन पर्टिकुलर। और किस तरह से लोग सोशल सेटिंग में एक दूसरे के कल्चर को वैल्यू करते हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं या फिर लाइक या डिसलाइक करते हैं रिचुअल्स को, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए एथनोग्राफी की जाती है। केस स्टडी ऑफकोर्स एक डिटेल्ड मेथड होता है। केस स्टडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे मेथड खुद, ये अपने आप में इतना बड़ा मेथड है कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड खुद से भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो केस स्टडी के थ्रू भी हम किसी भी पर्सन के स्मॉलेस्ट इशू को डीपेस्ट लेवल पे कवर कर सकते हैं। नैरेटिव रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जहाँ पे हम किसी की भी पर्सनल स्टोरीज को उनके थ्रू वो नरेशन करते हैं और उसके थ्रू हम डेटा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके कंसेंट के साथ में हम उनके जो भी इश्यूज हैं उन पर रिसर्च कर सकते हैं और उस टॉपिक पर हम कोई एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, तो हर टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इनमें से कुछ को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। केस स्टडी का नेचर और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अब देखिए ये टॉपिक भी डिटेल में आ गया। केस स्टडी मैंने आपको बताया ही है कि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी है कि केस स्टडी जो होती है वो एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वहाँ पे ली जाती है। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, किसी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पर भी की जा सकती है, इंडिविजुअल पर भी की जा सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कम्युनिटी या किसी सिंगल थॉट पर भी की जा सकती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितनी भी डायमेंशंस हो सकती है, उन सब पर वर्क किया जाता है। केस हिस्ट्री के नेचर की बात करें तो ये होलिस्टिक होता है, या केस स्टडी लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ केस कंसीडरिंग बोथ द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट। हर चीज पर बहुत ही डिटेलिंग में हम जाते हैं, सब कुछ कवर कर लेते हैं। जैसे अगर एक पर्सन की प्रॉब्लम पर हम वर्क कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसके फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका जॉब, उसका सब कुछ, एवरीथिंग जो उसके अराउंड है उस सबको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच होती है। कॉन्टेक्चुअल है बिकॉज इट emphasizes अंडरस्टैंडिंग द केस इन अ नेचुरल सेटिंग, फोकसिंग ऑन रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस दैट में इन्फ्लुएंस द फिनोमेना बीइंग स्टडीड। जो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वो बहुत नेचुरल सेटिंग में होती है। केस स्टडी आर्टिफिशियल नहीं होती, लेबोरेटरी में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होती है और एक्सप्लेनेटरी भी होती है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें वो सब चीज़ें भी मिल जाती हैं जो हम शायद डिग आउट भी नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने आप से भी मिलती है। जब हम कोई केस स्टडी करते हैं तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले केस को डिफाइन करते हैं, बेसिकली वही सब चीज़ें हैं, लेकिन आप चाहे तो उसी तरीके से लिख भी सकते हैं कि केस को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं या फिर हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं, और वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, पर्सन, ग्रुप, इवेंट या सिचुएशन। फिर उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन जब करेंगे तो मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे। ये इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपने अलग से मेथड पढ़े हैं केस स्टडी के अलावा, लेकिन ये इसके अंदर भी आ जाते हैं। फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर क्वालिटेटिव है तो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे, क्वांटिटेटिव है, ज़्यादातर क्वांटिटेटिव भी मिलता है यहाँ पे डेटा हमें, तो क्वांटिटेटिव है तो उस तरीके से एनालाइज करेंगे। और लास्ट में एक रिपोर्ट हम बनाते हैं केस स्टडी की, जिसमें उस पर्सन के बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसको वो समराइज करती है प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे हम केस स्टडी को क्रिएट करते हैं। ये जितना शॉर्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है, रियलिटी में करने पर ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ लीजिए आपको कि क्योंकि आप रिसर्च अगर आपने अभी तक करी नहीं है या कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट देखी नहीं है, तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर उसमें क्या होता होगा, क्योंकि जो चीज हमने देखी होती है उसको तो अपने माइंड से वर्ड्स की फॉर्म में क्रिएट करके आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जो नहीं पता उसमें ज़्यादा होती है। तो रिसर्च रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी हमने रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में हमें बताता है। जैसे मैंने अभी बताया कि केस स्टडी में हम बहुत कुछ करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, एक तरीके से उसकी पूरी एक समरी बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो वैसे ही रिसर्च में होता है कि जो कुछ हमने किया, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, जो हमने रिजल्ट फाइंडिंग करी, जो मेथड्स अप्लाई करे, सबका जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइटल पेज आता है। द टाइटल पेज इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ द रिसर्च, रिसर्चर के नाम, कौन से इंस्टीट्यूशन से हमने की है, पब्लिकेशन की डेट क्या है, कब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, राइट। तो जो जो उसके बेसिक डिटेल्स हैं वो कुछ भी आ सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट आता है जो 150 से 250 वर्ड्स का होता है, दैट आउटलाइंस द रिसर्च प्रॉब्लम, मेथड्स, की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। यहाँ पे स्टडी का क्विक ओवरव्यू होता है और इसी में वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे 150 टू 250 वर्ड्स एक लिमिट दी तो है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो कैसी है। यहाँ हम वर्ड में उसको बांध नहीं सकते, चाहे तो ये वर्ड मेंशन ना भी करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें करी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी के। शुरुआत में जो भी चीज़ें हैं कि क्या हमने लिटरेचर को रिव्यू हम करने वाले हैं, जो कुछ भी बिगिनिंग में चीज़ें हो सकती हैं वो हम लिखेंगे। फिर क्या क्या हम मैथड्स फॉलो कर रहे हैं इसमें, हमने किस तरह से मैथड फॉलो किए, कैसे हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की, ये सब हम लिखेंगे। लास्ट में रिजल्ट हम लिखते हैं कि रिजल्ट क्या क्या निकल कर आए, कैसे कैसे चीज़ें हुई, उसको डिटेल में लिखना होता है रिजल्ट को। और उसके ऊपर डिस्कशन हम लिखते हैं कि जो रिजल्ट निकल कर आए उससे क्या आउटकम आ रहा है, क्या वो रिजल्ट बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं कि ओके, जो हम चीज लेकर चल रहे थे वो इस तरह से कंक्लूड होती है, हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट या फेल होती है। अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए हमने जो जो भी रेफरेंसेस यूज करे उन रेफरेंसेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। 6 मार्कर में ही पूछा गया है, इसलिए मैंने उसकी वर्ड लिमिट भी वैसे ही लिखी है। एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग्स इन ग्राउंडेड थ्योरी।
In grounded theory, coding is a fundamental process that involves organizing and analyzing qualitative data to identify pattern, theme and categories. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं वहां पर कोडिंग तो किसी भी केस में यूज हो सकती है, ग्राउंडेड थ्योरी में ही नहीं और भी जगह होती है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जब हम ग्राउंडेड थ्योरी में जो डेटा लेते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, टू मच। तो उस डेटा को हम कैसे एनालाइज करें कि वो हमें ईजी हो जाए। आप इसको समझने से पहले एक छोटी सी टर्म समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ कि जब आपके पास बहुत बड़ा कोई पैसेज है तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, कुछ चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे कि आपको वो बातें याद रहें। कोई एक बड़ी स्टोरी है तो वो पूरी स्टोरी आप याद नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए उसके की टर्म्स को आप हाईलाइट करेंगे। वही काम यहाँ कोडिंग में होता है, लेकिन कोडिंग के तरीके बदल जाते हैं। सबसे पहले तो ओपन कोडिंग होती है, 3 टाइप की कोडिंग होती है, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग एंड सेलेक्टिव कोडिंग। ओपन कोडिंग एकदम बेसिक होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा आया है उसमें मैक्सिमम किन चीजों पे वर्क हुआ है या कौन कौन से वो टर्म्स हैं जिन पर वर्क हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कोई सोशल इंटरेक्शन पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्ट, नेगोशिएशन, आइसोलेशन, ये वो की टर्म्स हैं जो हमारी थ्योरी को या हमारी बात को डिस्क्राइब कर रही है, जो डेटा है उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो ओपन कोडिंग में हम ओपनली उन्हीं सभी की टर्म्स को नोट डाउन करते हैं, कोडिंग का नाम देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, और इस तरीके से हमें पता चल पाता है कि मेजरली हमारा जो डेटा है वो इन सब चीजों के बारे में है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एक्सेल कोडिंग। जब ओपन कोडिंग हो जाती है तो जो हमारे पास कीवर्ड्स आए हैं, जो कोडिंग कोड्स हमारे पास निकल कर आए हैं, उनका कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि वो चीजें आपस में कैसे कनेक्ट हो रही हैं। रिसर्चर ग्रुप रिलेटेड कोड्स इनटू कैटेगरीज और सब कैटेगरीज एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब उन कोड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि अब क्या हम नया क्रिएट कर पा रहे हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रिफाइन एंड डेवलप द एमर्जिंग थीम। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट एंड नेगोशिएशन कुड बी ग्रुप्ड अंडर अ कैटेगरी लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेल कोडिंग करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है सिलेक्टिव कोडिंग। ये फाइनल स्टेज होती है। सिलेक्टिव कोडिंग में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या कोर स्ट्रेटजी है जो हमारे पूरे डेटा सेट को एक्सप्लेन कर रही है, राइट? यानी अब हम और ज्यादा नैरो होते चले जाते हैं। दिस सेंट्रल थीम और कॉन्सेप्ट टाइज टुगेदर द कैटेगरीज डेवलप्ड ड्यूरिंग एक्सेल कोडिंग, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द रिसर्च क्वेश्चन। यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको हम समराइज करते चले जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा अच्छा टॉपिक भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ये वाला जो कोडिंग है ये भी एंड हो जाती है, राइट? तो कोडिंग की हेल्प से ग्राउंडेड थ्योरी में किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डेटा पे वर्क करते हैं, ये टॉपिक था। तो यहाँ पर हमारे MPC 005 के लास्ट एक्सप्लेनेशन था जो खत्म हो जाता है, और अब सभी इजी नोट्स के सभी प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है जून 2025 के लिए। तो आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, एक एक दो वीडियो सभी में ऐड हुए हैं, तो आप पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।